हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का कुछ ही समय बचा हुआ है। तो आप लोग को इसी टाइम में पूरी तैयारी को कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, अपने पढ़ाई पे टाइम दीजिए। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज जो है हम लोग का वाक्य के विचार के बारे में पढ़ना है, जो कि कल भी हम इसी चीज़ को पढ़े थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे और आज जो थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको पढ़ना है। अगर कुछ बचेगा तो पूरे हम कल उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, लेकिन एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए हिंदी क्लास को लेकर के आया है, जिसमें आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और हम लोग को पढ़ना क्या है, क्रिया के आधार पर। तो चलिए कल जो हम लोग पढ़े थे रचना के आधार पर, आज पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। इस सब चीज को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं। तो हम आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह और वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप एक भी वीडियो को मिस न करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो है पढ़ना क्या है, तो ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं। हम लोग का यहाँ पे दिया गया हेडिंग वाक्य पढ़ना है, विचार एवं पदबंध। इसी चीज को हम लोग पढ़ने आए हैं कि किस तरीके से कौन सा वाक्य किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग कल पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और आज भी हम लोग इसी को पढ़ने आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे आज लोग क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग आपको, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं पहला भेद कौन सा है। तो पहला है आपको कर्तृवाचक वाक्य, दूसरा है आपका कर्मवाचक वाक्य और तीसरा है आपको भाववाचक वाक्य। यानी इस तीनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे टुकड़ों में, और एकदम परिभाषा के हिसाब से आपकी एग्जाम्पल भी सेट करके हम दिए, ताकि वो चीज आपको समझ में जरूर है। ऐसा नहीं कि परिभाषा रटवा दी होते, रटना नहीं है। हमारा चैनल पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रटाया नहीं, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो हम वही चीज आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे, रटवाएंगे नहीं, बस हमारे साथ आपको जुड़ के पढ़ना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले क्या है, तो कर्तृवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे परिभाषा हम सीधे लिखवाते हैं यहाँ पे हेडिंग देकर के। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आंसर क्या है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको परिभाषा हो गया, लेकिन क्या यहाँ से आपको समझ में आया? अगर आप सीधे परिभाषा को पढ़े तो कुछ समझ में आया, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो और हो सकता है आपको भी नहीं समझ में आया। तो जिनको समझ में आ गया उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाने के लिए हम नीचे लिखे हुए। चलिए ये देखते हैं क्या है। तो उसकी परिभाषा के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्ता का महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कर्ता कृत्यवाच्य में क्या होता है, यहाँ पे कर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्ता क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और कर्ता के अनुसार ही लिंग हो या फिर कारक हो या फिर वचन हो, जो भी चीज होता है उसी के अनुसार होता है। तो आइए देखते हैं जैसे में क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, रमेश सेब खाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ता इसमें कौन हुआ, तो कर्ता हम लोग पहले जानते हैं कि कर्ता करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो कार्य को करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे जो है खाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर रमेश कर रहा है। यानी ये रमेश क्या है, तो रमेश एक कर्ता है। यहाँ पे रमेश क्या है, करता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिया कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिया आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्रिया हो जाएगा खाता। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे कर्ता कौन सा हो जाएगा, तो रमेश हो जाएगा, और यहाँ पे क्रिया कौन सा हो जाएगा, तो खाता हो जाएगा। तो वही कह रहा है, फिर से तो रिपीट करते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता कौन सा, रमेश, इसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, फिर से पढ़ते एक बार, यहाँ कर्ता महत्वपूर्ण होता है। यहाँ क्या होता है, कर्ता महत्वपूर्ण होता है। दूसरा परिभाषा इसी तरीके से आगे देखते हैं, सीता खाना बनाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीता क्या है, तो सीता कर्ता है।
इसमें हम पहले ही बताया आपको कि यहाँ जो महत्वपूर्ण कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है वो कर्ता होता है। सीता खाना बनाती है, यहाँ पे बनाती है वो क्या है, आपको क्रिया है। यहाँ पे क्या है, बनाती है, क्या है, क्रिया है। इसी तरीके से है, लड़कियां बाजार जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज का प्रयोग हुआ वो कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ और किसी चीज का अनुसार प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हुआ, तो कर्ता हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो क्या है हमारा, तो वो है कर्मवाचक वाक्य। दूसरा क्या है, कर्मवाचक वाक्य। तो जैसे कर्तृवाचक में आपको महत्वपूर्ण कौन सा था, तो कर्ता था, उसी तरीके से अब कर्मवाचक वाक्य में आपको महत्वपूर्ण यहाँ कौन सा होने वाला है, तो कर्म होने वाला है। तो चलिए जैसे हम लोग आते देखते हैं। अब यहाँ परिभाषा से क्या और आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर के में देखिए, रमेश करता है तो इसके अनुसार रमेश खाता है, यानी खाता है किसके अनुसार लगाया है, करता है, खाता है। अब यहीं पर आता सीता है तो हम क्या लगाती है, खाती है। सीता यहाँ पे खाना बनाती है, यहाँ पे सीता खाना बनाता है नहीं लगाएंगे, सीता खाना बनाती है। यहीं पे है लड़कियां बाजार जा रही है, यहाँ पे थोड़ी कहेंगे कि लड़कियां बाजार जा रहा है, तो वही कह रहा है कर्ता के अनुसार जी यहाँ पे क्या होगा, क्रिया हो या फिर वचन हो या फिर पुरुष हो, यहाँ पे बदलेगा, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे थे वो देखिए यहाँ पे क्या है, तो कह रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, यहाँ पे क्या था, कर्ता के अनुसार, और यहाँ पे क्या है, कर्म के अनुसार। जिस वाक्य में क्रिया के अनुसार लिंग वचन और पुरुष हो, लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। इस साधारण भाषा में लिखा गया, बहुत ही छोटा सा में लिखा गया, लिखे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इतना समझ के परिभाषा, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं नीचे और लिखे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में, या फिर आप लिख सकते इस प्रकार के वाक्य में, इस वाक्य में जोड़ कर्म होता है, यानी इस वाक्य में जोड़ कर्म पर होता है। यहाँ पे छूट गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा, इस वाक्य में जोड़ कर्म पर होता है, न कि कर्ता पर। पहले ही यहाँ कर्मवाचक वाक्य है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कर्म पे ही होगा, कर्ता पर नहीं होगा। वही कह रहा है इस वाक्य में जोड़ कर्म पर होता है, न कि कर्ता पर। ठीक है, तो हम लोग इसी के अनुसार तो बनाएंगे भी। यहाँ ये देखते हैं आंसर क्या है, परिभाषा में क्या, एग्जाम्पल में क्या है, तो कह रहा है मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कर्म। इसमें कर्म क्या है, अब समझिएगा पहले इसको, इसमें कर्म क्या है, तो मोहन के द्वारा लेख लिखा जा रहा है, लेख लिखा जाता है, तो यहाँ पे कर्म कौन सा हो जाएगा, लेख हो जाएगा। फिर लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कर्म कौन सा है, यानी कि इसी के अनुसार बदलेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, उसके बाद चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ चित्रकार क्या है, करता है, लेकिन इसके हिसाब नहीं है, यहाँ पे क्या है, चित्र बनाया जाता है, यानी कर्म को, यानी इसका कर्म क्या है, चित्र बनाना है। इस प्रकार से ऊपर का हम लोग पढ़े तो कर्ता के अनुसार हुआ है, और यहाँ पे क्या है, इसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। नेक्स्ट जो आपको करा, कवियों द्वारा लेख लिखी गई, कवियों द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर का, अगर दोनों एग्जाम्पल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे हम जरूर पढ़िएगा, कवियों द्वारा लेख लिखी गई। अब बताइए यहाँ पे कविया जो है, यहाँ पे आपको कवियों क्या है, पुरुष ही है, और आपको प्रश्न में भी कह रहा है कि आंसर में, परिभाषा में भी कह रहा है कि पुरुष जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, कवियों द्वारा लेख लिखेगा। यहाँ पे कर्ता कौन सा है, यहाँ कवि है, यहाँ पे क्या है, कर्ता कौन है, तो कवि है, कवि लिख रहा है लेकिन यहाँ पे कर्म के अनुसार बनता है, क्या काम कर रहा है, तो लिख रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो महत्वपूर्ण क्या है, तो वो कर्म है, न कि कर्ता है। चलिए इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक वाक्य को। क्या पढ़ेंगे, भाववाचक वाक्य को। इसको परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में क्रिया हमेशा एक वचन, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, क्रिया हमेशा एक वचन होता है। आप यहाँ पे सदैव भी लिख सकते हैं, फिर सदा भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा अपने भाषा में लिखे है। करा, जिस वाक्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष, हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग में पुल्लिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। समझ गए, फिर से रिपीट करते हैं, जिस वाक्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है, उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, और हम थोड़ा सा नीचे लिखे, वो क्या है, अर्थात। जब इससे आपको नहीं समझ में आएगा तो नीचे लिखेंगे, अर्थात इस प्रकार की वाक्य में न तो कर्ता प्रधान होती है,
और नहीं, और नहीं कर्म, यानी कि यहां पे क्या होता है, नहीं तो कर्ता प्रधान होता है और नहीं कर्म प्रधान होती है। यहां पे क्या होता है, इसका भाव जो उत्पन्न होता है, भाव ही इसका प्रधान होता है। ये नीचे देखते लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा सा, बल्कि बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। यहां पे क्या होता है, क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक वाक्य कहते हैं। चलिए नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे क्या हो रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं तो ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, नहीं कर्म के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा भाव को स्पष्ट कर, मुझसे चला नहीं जाता। तो आप उसके दर्द को देख रहे हैं, नहीं देख रहे, बस भाव को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, बस भाव को प्रकट, तो मुझसे चला नहीं जाता, यानी यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि बस भाव को उत्पन्न किया, भाव को प्रकट किया जा रहा है। चलिए उसी तरीके से आगे भी हम कुछ लिखे हैं, वो क्या है, बच्चों से सोया नहीं जाता। क्या है, बच्चों से सोया नहीं जाता, यानी कि बच्चा को कोई कष्ट हो तभी तो सोया नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या है, उसे क्यों पढ़ा नहीं जाता, उसे क्यों पढ़ा नहीं जाता, यानी कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ भी एक भाव को ही उत्पन्न किया जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक एक करके पढ़ना, एक से दो बार अगर पढ़ लीजिएगा ना, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा, तो एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। कुछ चीज ऐसा होता है जिसको आपको रटना ही पड़ता है, इस सब चीज को आपको रटेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और लास्ट में जाते थे हम इतना चीज जरूर कहेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई में जितना ज्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। पहले का जमाना नहीं रह गया कि कुर्सी बेंच से सब एग्जाम में जाकर पास कर जाता है। अब जो है जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े फर्स्ट कर जाएंगे, जो पढ़ा है वो फेल कर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब होने वाला है जितना आप पढ़े रहेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी के अनुसार आपको नंबर आने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम में उसी के अनुसार आप लिखने वाले हैं। और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस उसको कंसेप्ट आपको समझना है और एग्जाम में आपको उस चीज को लिखना है। तो चलिए यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त, बात करें, मिलते हैं हम आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ और नए ज्ञान के साथ। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो के समाप्त। जय हिंद, जय भारत।